चलिए आज बात करते हैं 19वीं सदी के एक ऐसे महान भारतीय समाज सुधारक की जिनकी सोच ने भारत के भविष्य की नींव रखी। उनका नाम है महात्मा ज्योतिराव फूले। एक ऐसा नाम जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। ये शब्द भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हैं। सोचिए, उन्होंने फूले को अपना गुरु माना था। ये एक ही बात फूले के विचारों की गहराई और उनके महत्व को बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे महात्मा फुले और ऐसा क्या था उनके विचारों में जिसने डॉक्टर अम्बेडकर जैसे युग पुरुष को इतना प्रेरित किया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब देखिए, फूले के काम को अगर समझना है ना, तो हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। 19वीं सदी के भारत में वो एक ऐसा दौर था जब हमारा समाज जाति और परंपरा की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। मतलब एक बहुत ही सख्त जाति व्यवस्था थी। समाज पूरी तरह से बटा हुआ था। कुछ गिनी चुनी ऊंची जातियों के पास ही सारी शक्ति और शिक्षा का अधिकार था, और जो एक बहुत बड़ी आबादी थी, खासकर महिलाएं और जिन्हें निचली जातियां कहा जाता था, उन्हें तो जानबूझकर ज्ञान और अवसरों से दूर रखा गया था। फूले की जिंदगी की कहानी अपने आप में एक क्रांति है। देखिए, 1827 में एक माली परिवार में उनका जन्म हुआ और फिर 1848 में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोल दिया। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया जो उनके आंदोलन का दिल बना, और 1888 में लोगों ने उनके काम को इतना सराहा कि उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। तो इस सामाजिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए फुले ने अपना सबसे बड़ा हथियार किसे बनाया? शिक्षा को। उनका मानना था कि असली आजादी तो ज्ञान से ही मिलेगी, और वो इस ज्ञान को कहते थे तीसरी आंख। और ये जो तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट है ना, ये उनके लिए इतना जरूरी था कि उन्होंने इस पर एक नाटक भी लिखा। नाम था तृतीय रत्न, मतलब द थर्ड आई। ये नाम ही अपने आप में उनकी पूरी फिलॉसफी बता देता है। तो ये तीसरी आंख थी क्या? असल में फूले के लिए इसका मतलब था तर्क से, विवेक से सोचने की शक्ति। ये ज्ञान की वो आंख थी जो शोषितों को ये दिखा सकती थी कि उनके साथ जो हो रहा है वो अन्याय है, और उन्हें इसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दे सकती थी। फुले की ये सोच उस वक्त के हिसाब से कितनी क्रांतिकारी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। एक तरफ थी उस समय की शिक्षा जो सिर्फ ऊंची जाति के मर्दों के लिए थी और जिसमें सिर्फ धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, और दूसरी तरफ थे फुले जो कह रहे थे कि नहीं, शिक्षा तो सबके लिए है, महिलाओं के लिए भी, निचली जातियों के लिए भी, और ये शिक्षा सिर्फ रटने वाली नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होनी चाहिए। और देखिए, फुले सिर्फ बातें करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने खुद अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया, और सावित्रीबाई बनी भारत की पहली महिला टीचर। जाहिर है ये सब करना आसान नहीं था। समाज ने उनका जबरदस्त विरोध किया, इतना कि उन्हें अपने घर से तक निकाल दिया गया। पर वो रुके नहीं। विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी आवाज उठाई। फूले ये बात अच्छी तरह जानते थे कि इतना बड़ा बदलाव कोई एक अकेला इंसान नहीं ला सकता। इस क्रांति को एक आंदोलन का रूप देना जरूरी था, और इसीलिए उन्होंने एक संगठन की नींव रखी। इस संगठन का नाम था सत्यशोधक समाज, मतलब सत्य की खोज करने वालों का समाज। 1873 में इसे बनाया गया, और इसका मकसद बिल्कुल साफ था: शूद्र और अतिशूद्र जातियों को हर तरह के सामाजिक और धार्मिक शोषण से आज़ाद कराना। अब इस समाज के जो लक्ष्य थे वो सच में क्रांतिकारी थे। इसने ब्राह्मणवादी सत्ता को सीधी चुनौती दी। इसने शादियां और दूसरे रीति रिवाज बिना पुजारियों के करवाने शुरू किए। किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, और इसका सबसे बड़ा सपना था एक ऐसे नए समाज को बनाना जो बराबरी, तर्क और आज़ादी पर टिका हो, जहां किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। तो फूले ने जो काम किया उसका असर सिर्फ 19वीं सदी तक ही नहीं रहा। उनकी विरासत, उनके विचार आज भी उतने ही जरूरी और प्रासंगिक हैं। फूले का एक बहुत ही मशहूर कथन है जो शिक्षा के महत्व को बड़ी गहराई से समझाता है। वो कहते थे कि विद्या के बिना मति यानी बुद्धि चली जाती है, बुद्धि के बिना नीति चली जाती है, नीति के बिना गति यानी प्रगति रुक जाती है, और प्रगति के बिना सब कुछ खत्म हो जाता है।
सोचिए, वो बता रहे थे कि सिर्फ एक चीज, शिक्षा की कमी, पूरे समाज को कैसे पतन की ओर ले जा सकती है। तो अगर हम फूले के काम को समेटें तो क्या कह सकते हैं? वो भारत में महिला शिक्षा के प्रणेता थे। वो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ एक जमीन तैयार की। और सबसे बड़ी बात, वो सामाजिक लोकतंत्र के इतने बड़े पैरोकार थे कि उनके विचार हमें भारतीय संविधान तक में दिखाई देते हैं। और हाँ, याद है शुरू में हमने डॉक्टर अंबेडकर की बात की थी। फूले उनके सीधे फीधे बौद्धिक गुरु थे। फूले का तर्क था कि शिक्षा हर किसी का अधिकार होना चाहिए, कुछ खास लोगों का विशेषाधिकार नहीं। आज करीब करीब 150 साल बाद ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। दुनिया उस लक्ष्य को हासिल करने में वाकई कितना आगे बढ़ पाई है, ये एक सोचने वाली बात है।